वेलकम गाइस टू द सेकंड सेशन ऑफ कंप्यूटर टेक लैब्स और आज हम देखने वाले हैं रोम, रैम, हार्ड डिस्क और कैश मेमोरी क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो आपके स्टार्ट बटन से, राइट। पर जब आप ये स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी प्लेसमेंट्स के लिए, एनवीडिया नाम की कंपनी। आपने काफी बार सुना होगा इसका नाम। ये एक ग्राफिक कार्ड डिजाइन करती है। तो उस कंपनी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सबको पूछा था। उसका पैकेज था कुछ 12 लाख पर एनम और उन्होंने यही क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट को पूछा था कि आप बस हमें ये बताओ कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, मतलब जब आप कंप्यूटर के सीपीयू के स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो, ये बटन को जब प्रेस करते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है। अब ये जो कंप्यूटर है गाइज, ये जो आपको हार्डवेयर पीस दिखाई दे रहा है, ये हार्डवेयर पीस इसे कुछ नहीं पता कि इसे करना क्या है। जब तक आप इसे एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हो, जब तक आप इसे कुछ सॉफ्टवेयर एक्चुअली होती क्या है। सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं गाइस। मतलब आप कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के जरिए सिर्फ बता रहे हो कि कंप्यूटर को करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कंप्यूटर तुम नाचो, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर में लिख दोगे कंप्यूटर तुम नाचो। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ सच में कंप्यूटर नहीं नाचेगा, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। पर हाँ, अगर आप रोबोट को एक कंप्यूटर समझते हो, रोबोट भी एक काइंड ऑफ कंप्यूटर ही है, और आप सॉफ्टवेयर में लिख दो कि रोबोट तुम नाचो, मतलब कंप्यूटर तुम नाचो, तो रोबोट नाचने लग जाएगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसमें सिर्फ आप कंप्यूटर को, हार्डवेयर को बताते हो कि तुम्हें करना क्या है, राइट। सो जब आप ये स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या आता है, एक लॉजिकल सी बात। ये शायद फॉर एग्जाम्पल शायद सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं, राइट, क्योंकि आप पावर प्लग में तो पिन डालते हो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपका कंप्यूटर ऑन होता है। तो फर्स्ट हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं, वेरी लॉजिकल थिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास भी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट्स में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर को क्या पता कि उसे करना क्या है, फर्स्ट स्टेप उसे करनी क्या है। तो यहाँ पर आता है रोल रोम का। मान मान लो कि बिना रोम के आपका कंप्यूटर कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आप कंप्यूटर में चाहे दुनिया भर के कौन से भी एप्लीकेशंस डाल दो, कौन से भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाल दो, पर बिना रोम के आपका कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, पर वो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसमें रोम नहीं है। अब रोम एक्चुअली ऐसा करता क्या है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आप इस कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हो, आप पहले इंसान हो जिन्होंने ये कंप्यूटर बनाया है। अब जब ये कंप्यूटर, अब आपको ये बेचना है, जब ये कंप्यूटर जाएगा किसी के घर, मतलब आपने इस कंप्यूटर को किसी को बेच दिया, आपके दोस्त को बेच दिया। अब जब वो आपका दोस्त इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा तो उसे कुछ तो दिखना चाहिए मॉनिटर पे, कुछ तो होना चाहिए अंदर। ये स्टार्ट कैसे होगा, क्या होगा इसके अंदर। अब आप सोच के देखो क्या होगा। तो इसको चाहिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को चाहिए कुछ इंस्ट्रक्शंस कि कोई तो उसे बताए कि उसे करना क्या है। तो वो सब इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं रॉम में। जब आप ये स्टार्ट करते हो तो रॉम में होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न, और वो इंस्ट्रक्शंस कौन लिखता है, आप लिखते हो। आप मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो तो मैन्युफैक्चरर रॉम में लिखता है कुछ इंस्ट्रक्शंस कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगी तो कंप्यूटर को करना क्या है। अब किस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अगर आप कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉम में आपको जो चाहे इंस्ट्रक्शंस लिखवा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि मुझे सिर्फ क्या लिखना है, कि मैं सिर्फ लिखूंगा कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, जब कोई ये स्टार्ट बटन दबाएगा तो यहाँ पर मॉनिटर पे एक बंदर आएगा और वो नाचेगा, बस बाकी कुछ नहीं। तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप डिसाइड करो आपको क्या लिखना है। पर जो कंपनीज है वो तो ऐसा नहीं करेगी बंदर आके नाचेगा तो वो हमारे तो कुछ काम का है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल वो लिखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कि चेक करो कि कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कंप्यूटर में माउस अटैच्ड है कि नहीं, कंप्यूटर में कीबोर्ड अटैच्ड है कि नहीं, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर अटैच्ड है, कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है कि नहीं, अगर है तो कितनी जीबी की, कितनी टेराबाइट्स की, हार्ड डिस्क की साइज क्या है, राइट। और काफी सारी चीजें वो चेक करता है।
और ये चेक करने का काम करता कौन है? ये चेक करने का काम करता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर को ये चेक करना है, ये बताता कौन है? ये बताता है रॉम। रॉम मतलब उसमें जो लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस है, वो बताते हैं प्रोसेसर को कि जाओ और ये सब चेक करके आओ। अब और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो रॉम करता है, मतलब रॉम में लिखी होती है और प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये क्या होता है मैं वीडियो के थोड़े बाद में बताऊंगा आपको, पर आपका जो ये मॉनिटर है, उसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखती है, जब आप आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो यहाँ से, और आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो आपको दिखता है कि विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 7 है, जो भी आपको दिखता है मॉनिटर स्क्रीन पर। अगर आप एप्पल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मैक ओएस है, या आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उबंटू है, या फेडोरा है, या काली लिनक्स है। आपको जो भी वहाँ पर दिखता है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रॉम के कारण लोड होती है। ओके? अब इसकी और थोड़ी जानकारी अब हम लेटर पार्ट में देखेंगे इस वीडियो में। अब ये रॉम दिखती कैसी है? तो और इसका फुल फॉर्म भी क्या है, राइट? तो ये रॉम जो है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रॉम ऐसे ही दिखे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इस रॉम के, तो आप इस रॉम को किसी भी साइज़ और शेप में डिज़ाइन कर सकते हो। इस रॉम का बस एक काम है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस प्री लोडेड होते हैं। मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब ही कुछ इंस्ट्रक्शन, उसी टाइम पर कुछ इंस्ट्रक्शंस इस रॉम में प्री लोडेड होते हैं। और ये जो चिप है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आईसी कहा जाता है, और आप इजी लैंग्वेज में इसे कंप्यूटर चिप कह सकते हैं। इसमें होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। इसे आप किस कौन से भी साइज में बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे डिजाइन करते हो। अब ये जो रॉम है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इस रॉम से, मतलब जब प्रोसेसर आएगा, आप मतलब प्रोसेसर, प्रोसेसर सिर्फ इस रॉम को रीड कर सकता है। मतलब इसमें के जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें रीड कर सकता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसर आता है, देखता है अच्छा क्या लिखा है इसमें, अच्छा ये लिखा है, बस रीड किया उसने और गया और उसे एग्जीक्यूट किया। प्रोसेसर आकर इसमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस या नए इंस्ट्रक्शंस लिख नहीं सकता। कि अगर मान लो प्रोसेसर को लगा कि चलो इसमें कुछ और लिख दे, या कौन सा प्रोग्राम जो किसी ने लिखा है, और उस प्रोग्राम में उसने लिखा है कि मैं इस रॉम में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि रॉम होता है एक रीड ओनली मेमोरी। इसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, प्रोसेसर इसे सिर्फ रीड कर सकता है। ओके? अब रॉम के कुछ टाइप्स भी है, जैसे ये रॉम के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो रॉम का है वो है पी रॉम, मतलब प्रोग्रामेबल रॉम। इसे एक बार प्रोग्राम कर दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता बाद में। अगर आपको कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो नई रॉम लो, उसमें वो इंस्ट्रक्शंस लोड करो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर उसे यूज़ करो। पर जो एग्जिस्टिंग रॉम है, उसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपको नए इंस्ट्रक्शंस उस रॉम में लोड करने हैं तो। अब जो नेक्स्ट टाइप है रॉम का, वो है ईपी रॉम, मतलब इरेजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो टाइप ऑफ रॉम है, इसे आप एक बार, इसके जो इंस्ट्रक्शंस है आप एक बार इरेज कर सकते हो, पर इन्हें इरेज करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है इन्हें इरेज करना। इस इंस्ट्रक्शंस को अगर इरेज करना है, तो आपको रॉम को मदरबोर्ड से निकालना होता है, और उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए उन्हें इरेज किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम से आप उन्हें इरेज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो टाइप आता है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो है ईईपी रॉम। ओके? अब ये जो है, ये थोड़े एडवांस टाइप के रॉम है, जिन्हें मतलब इरेज करना और फिर से प्रोग्राम करना थोड़ा सा ईपी रॉम के कंपैरेबल इजी हो जाता है। अब इन्हें मदरबोर्ड से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, मदरबोर्ड पे लगे ही आप इन्हें फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। पर फिर भी वो थोड़ा टफ होता है और काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। डेटा इरेज करना और फिर से उसमें कुछ प्रोग्राम करना काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। इसलिए उसके बाद आया एक फ्लैश मेमोरी टाइप्स ऑफ रॉम, जो कि ईईपी रॉम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हो। वो है फ्लैश मेमोरी, जो थोड़ा एडवांस होता है, जिसको प्रोग्राम करना और उसमें रीप्रोग्राम करना, उसे इरेज करना डेटा थोड़ा और आसान हो जाता है। पर फिर भी फॉर नॉर्मल सॉफ्टवेयर ये आसान नहीं है, मतलब आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर से ये नहीं कर सकते। इसे कुछ
कुछ मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स चाहिए, कुछ जो मैन्युफैक्चरर आपको देगा, वो सॉफ्टवेयर से आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो रोम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कंप्यूटर्स में लगा होता है। ये रोम आपका वॉशिंग मशीन में होता है, ये रोम आपका एसीज़ में होता है, टीवी में होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ये रोम आपको मिलेगा। जो रीड ओनली मेमोरी है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होती है। ओके, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, तो वॉशिंग मशीन में आप कुछ अलग से प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर रोम में कुछ डेटा, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्री लोड करके देता है कि अगर वॉशिंग मशीन आप स्टार्ट करोगे, तो वॉशिंग मशीन को करना क्या है। ये सब इंस्ट्रक्शंस रोम में प्री लोडेड होते हैं। तो चलो अब देखते हैं रैम क्या होता है। रैम से हम पहले हार्ड डिस्क देख लेते हैं गाइस। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, और हार्ड डिस्क नॉर्मली हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपके वीडियोस हो गए, बिग फाइल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। अब हार्ड डिस्क जो है वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। तो उसमें जो जनरली यूज़ में आता है वो है साटा हार्ड डिस्क। इसमें जो है वो एक डिस्क होता है, और यहाँ पर ये जो है वो डिस्क हेड है। जो भी डेटा है वो ये डिस्क पे राइट किया जाता है, और इस डिस्क से रीड होता है। ये डिस्क घूमती है, और यहाँ पर इस हेड से विद द हेल्प ऑफ दिस हेड डिस्क में डेटा राइट होता है और रीड होता है। ये जो प्रोसेस है, ये डिस्क घूमने की, और ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। मतलब इन कंप्यूटर टर्म्स, अगर हम कंप्यूटर के इससे देखें, तो ये जो रीड एंड राइट प्रोसेस है जो साटा हार्ड डिस्क से होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो अब ये स्लो प्रोसेस ना हो, थोड़ा और फास्ट हो, इसके लिए एक और एडवांस्ड ड्राइव आया है हार्ड डिस्क, जो कि है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें जो ये इससे बहुत ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। अभी इंटरनली कैसे काम करता है, इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है, पर इसका सिर्फ एक ही काम है, डेटा स्टोर करना, और बाकी कुछ नहीं। ये जो हार्ड डिस्क है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेती है। अब हम देखते हैं रैम क्या होता है। सो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब जब रैम भी एक ही काम करता है, रैम डेटा स्टोर करता है, और हार्ड डिस्क भी डेटा स्टोर करता है। फिर भी हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर्स में। अब जो रैम है वो भी 2 टाइप्स में आते हैं, जैसे डी रैम एंड एस रैम। पर एक्चुअली रैम करता क्या है? जब हार्ड डिस्क है डेटा स्टोर करने के लिए, फिर भी हमें रैम क्यों चाहिए होती है? तो रैम जो है वो हार्ड डिस्क से बहुत ही ज़्यादा अलग टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। और आपको मालूम होगा, जनरली जो रैम है वो हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आती है। अब रैम जो है वो डेटा तो स्टोर करती है, पर कुछ अलग तरीके का डेटा स्टोर करती है। हार्ड डिस्क हमारे वीडियो डेटा, बिग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट स्टोर करता है, पर ये जो रैम है, रैम हमारा जो प्रोसेस में यूटिलाइज होने वाला डेटा है वो स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेम खेल रहे हो, तो आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया। अब उस प्रोसेस में जो डेटा यूज होगा, वो गेम रेंडर करने के लिए, वो गेम प्ले करने के लिए जो डेटा लगेगा, वो डेटा हमारा रैम में स्टोर होता है। और रैम जो है हमारे प्रोसेसर के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए वो जो डेटा रिट्रीवल है उसका टाइम काफ़ी कम हो जाता है। इसके वजह से हमारा जो गेम प्लेइंग का एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। मतलब डेटा हम बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास रैम हो। वही अगर आप हार्ड डिस्क को देखें, तो हार्ड डिस्क से डेटा जल्दी एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड डिस्क एक बहुत अलग टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, और रैम काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी से। रैम में आप ज़्यादा बड़ी साइज़ का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बना ही इसलिए नहीं है। मतलब वो उस उसका वो फंक्शन ही नहीं है। वो कुछ अलग सोच के कारण बनाई गई है, ताकि जब आप प्रोसेस को इनिशिएट करो, तो उस प्रोसेस में लगने वाला डेटा आप रैम में स्टोर कर सको, और वो डेटा आप जल्दी यूज़ कर सको प्रोसेस कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एडिशन करना है, सो मैं अगर आपको दूँ कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 78 प्लस 50 कितना होता है, राइट? अब ये जो नंबर्स मैंने आपको बीच में बताए, अब आप इनको ऐड करोगे, मतलब आपका प्रोसेसर, आपका दिमाग इसे ऐड करेगा, और एंड रिजल्ट मुझे देगा, राइट? अब जो ये जो नंबर्स थे, 2, 5, 70, जो मैंने आपको एडिशन के लिए दिए थे, जब आपका एडिशन हो जाएगा, तब ये जो नंबर से आपके क्या काम के रहेंगे? ये आपके कुछ काम के नहीं। ये आपके तभी काम के थे जब आपका प्रोसेस चालू था। मतलब आपकी एडिशन की प्रोसेस जब चालू थी, तभी आपको ये नंबर्स काम के थे। तो वो नंबर्स कंप्यूटर रैम में स्टोर करता है, और जब प्रोसेस खत्म हो जाए, तब वो नंबर्स रैम से चले जाते हैं, मतलब डिलीट हो जाते हैं, और जो एंड रिजल्ट है, मतलब एडिशन, वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, राइट? परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। या फिर अगर उस प्रोसेस को एडिशन भी चाहिए थी, तो वो एडिशन भी रैम में रहेगी। डिपेंड्स कि क्या काम करना है, ऐसा। अब जो आपका ह्यूमन ब्रेन है वो भी इसी तरह काम करता है थोड़ा सा। अगर आप कहीं मार्केट में घूमने जाओ,
तो आप काफ़ी सारे लोगों को देखते हो। काफ़ी सारे लोगों को देखते हो, अलग-अलग ड्रेस पहने होते हैं लोगों ने, अलग-अलग कलर्स के पहने होते हैं। पर क्या आप हर एक लोगों को याद रखते हो? नहीं, राइट? अगर मार्केट में आप गए और आपको एक क्लाउन दिखा, मतलब जोकर या कोई ऐसा दिखा, तो वो आपको याद में रह जाएगा। पर जो बाकी लोग हैं वो आपको याद में नहीं रहेंगे। तो मान लो कि वो सब लोग आपके रैम में स्टोर हो गए थे और बाद में वो चले गए, वो फ्लश हो गए। रैम जो है, जब तक आपका कंप्यूटर शुरू है, तब तक ही वो डेटा स्टोर करके रखता है उसमें। एक बार आपने कंप्यूटर पावर ऑफ किया, आपका डेटा रैम से चला जाएगा और इसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। मतलब वो डेटा परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रैम देखते हैं। इसमें दो तरीके के रैम होते हैं, एक डी रैम मतलब डायनामिक रैम और एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। अब डायनामिक रैम ज़्यादा करके यूज़ होता है क्योंकि स्टैटिक रैम जो है वो ज़्यादा महंगा भी आता है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है स्टैटिक रैम की। अब जो डायनामिक रैम है वो कैसे काम करता है? तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर होते हैं। अब जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रॉन स्टोर करके रखता है। अब इसमें हम डिटेल में जाने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर्स में, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्टोर करके रखता है कैपेसिटर में। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलता है कि वन है, मतलब लॉजिकली वन स्टोर्ड है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लॉजिकली जीरो स्टोर्ड है। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स बाइनरी में सोचते हैं, तो मतलब वन जीरो जीरो वन ऐसे सोचते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो बाकी के लेक्चर्स में हम देखेंगे ये सब। अब डायनामिक रैम में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर लीक करते हैं। मतलब जो स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो लीक होता है और उसे बार-बार रिफ़िल करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एसरैम जो है, उसे इन्वेंट किया गया और एसरैम थोड़े बड़े साइज़ में आते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमारा जो रोम है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए काफ़ी काम आता है। तो वो कैसे? तो रोम का जो एक मेन पर्पस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करना। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रैम तो हमने देख लिया वो वोलेटाइल है। मतलब जब आप स्विच ऑफ करोगे कंप्यूटर तो उसमें से जो उसकी जो मेमोरी है वो रैम में नहीं रहेगी। पर बाकी जो है रोम और हार्ड डिस्क ये नॉन वोलेटाइल है। जब आप वीडियो स्टोर करते हो कंप्यूटर में या आपके फ़ोन्स में भी, तो जब आप स्विच ऑफ करते हो और बाद में स्विच ऑन करते हो, तो वो जो मेमोरी है मतलब वीडियोज़ है, वो आपको फिर से दिखाई देते हैं, राइट? पर रैम में ऐसा नहीं होता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होता है, वो देखेंगे। रोम इसमें कैसे हेल्प करता है, इसमें रैम की क्या ज़रूरत पड़ती है और हार्ड डिस्क की भी क्या ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो फर्स्ट प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस रीड करता है रोम में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वहाँ से। अब रोम में इंस्ट्रक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क से वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाती है रैम में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोसेस है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है और एक प्रोग्राम है, उसे प्रोग्राम भी कह सकते हो और जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो वो एक प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्रोसेस आपकी चलती है प्रोसेसर में और जो बाकी का डेटा है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका होना चाहिए रैम में। तभी जाकर जो आप क्लिक करते हो और बाकी के फाइल्स खोलते हो, वो जो फाइल खोलना और वो जो सब कुछ करते हो, वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और इसमें रैम, हार्ड डिस्क और रोम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये कैश मेमोरी क्या होती है? अब और एक टर्म होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक्चुअली आपके प्रोसेसर और रैम के बीच में होता है। मान लो कि आप कौन सा डेटा ऐसा है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अ, मान लो आपने एक शॉप खोली, मोबाइल्स की शॉप और आपका एक गोडाउन भी है। अब जो कस्टमर ज़्यादा मतलब कस्टमर्स काफ़ी सारे कस्टमर्स सिर्फ़ एक तरीके के मोबाइल परचेज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, उस मोबाइल्स को आपके स्टोर में रखोगे और जो मोबाइल्स ज़्यादा बिके नहीं जाते, वो आप गोडाउन में रखोगे, राइट? सो जो आप स्टोर में रखोगे, उसे आप कहोगे कैश मेमोरी, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज़ हो रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर में होता है, जो डेटा कंप्यूटर को मतलब प्रोसेसर को ज़्यादा करके लगता है, मतलब फ्रीक्वेंट लगता है, उसे वो कैश मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि डेटा रिट्रीवल में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये था आज का लेक्चर गाइस और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कर्नेल क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू, बाय।